इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल ने तेहरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर फोर्ट पर भी अटैक किया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के हेडक्वार्टर पर भी इजरायली बम गिरे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। इजराइल ने कहा कि अभी तो ईरान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। इजराइल ईरान पर सिर्फ बम नहीं बरसा रहा, सिर्फ मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा, ईरान में कार ब्लास्ट हो रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स के पास बम फट रहे हैं, जिनमें ईरान के टॉप साइंटिस्ट और आर्मी अफसर मारे जा चुके हैं। दावा तो यह है कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई को भी निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोका, इसको वीटो कर दिया। इजराइल के एग्रेसिव रुख को देखते हुए अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लग रहा है कि ईरान के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सफाई दे रहे हैं, इस्लामिक मुल्कों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों ने मांग की है कि शहबाज शरीफ की सरकार डिप्लोमेटिक कोशिशें शुरू करे, इजराइल को रोके, वरना ईरान जैसी मुसीबत पाकिस्तान पर कभी भी आ सकती है। मैं आपको पाकिस्तान के नेताओं का डर दिखाऊंगा, उसकी वजह समझाऊंगा। इजराइल ईरान वॉर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ईरान और इजराइल के वॉर की लेटेस्ट जानकारी आपको दे देता हूं। अपडेट देख लीजिए। इजराइल और ईरान की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान के जवाबी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हाइफा में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, बिजली घरों, पाइपलाइंस और सेना से जुटे रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया। हाइफा रिफाइनरी से इजराइल की 60% तेल की सप्लाई होती है। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा का पावर प्लांट तबाह हो गया। हाइफा के अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी दर्जनों मिसाइल दागी। ईरान के निशाने पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज थी। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए पहले ड्रोन से अटैक किया, फिर मीडियम रेंज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का पहली बार इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर हमले में एमाद, गदर और खैबर शिकन मिसाइल से भी अटैक किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने ईरान की 90% मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया। लेकिन ईरान की 10% मिसाइल्स जो टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही, उनसे भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान पर इजराइल के इन हमलों का सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तान में दिखाई भी दे रहा है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद के अंदर वहां के बड़े बड़े लीडर, वहां की सरकार के मंत्री इजराइल के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। इजराइल को शैतानी मुल्क और पाकिस्तानी नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खतरा बता रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में इजराइल के खिलाफ ईरान को फुल सपोर्ट देने का ऐलान किया। इसाक डार ने कहा कि ईरान एक मुस्लिम बिरादर मुल्क है और उसके मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल के खिलाफ दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि इजराइल सभी इस्लामिक मुल्कों को बारी बारी से निशाना बनाएगा और तब इस्लामिक देशों के हथियार, उनकी मिलिट्री पावर किसी काम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस में मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस ने यह सम्मान उनको नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को दिया है। मोदी ने साइप्रस के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात की। अब दोनों देश
आतंकवाद, ड्रग की स्मगलिंग और हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा भारत ने साइप्रस को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया। मोदी का अगला मैसेज कनाडा को होगा, जहां जस्टिन ट्रूडो ने वोट के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, भारत को तोड़ने की धमकियां देने वालों को सिर पर बिठाया और भारत को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ब्लेम किया। लेकिन अब कनाडा में नई सरकार है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी ना कभी यह मामला सेटल जरूर होगा। मोदी कल सुबह कनाडा पहुंचेंगे, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। कनाडा ने इस बार भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इस सम्मेलन में इनवाइट किया है। यूक्रेन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। कनाडा के कैलगरी में G7 समिट हो रहा है और इसकी साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप समेत कई नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद आज फिर ड्रीम लाइनर की टेक्निकल ग्लिच की 2 खबरें आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटना पड़ा। हांगकांग से बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ने दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट ने टेक्निकल ग्लिच की खबर ATC को दी, इसलिए फ्लाइट को वापस बुला लिया गया। इसी तरह की खबर लंदन से आई। लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट में उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद पायलट ने प्लेन के फ्लैप में गड़बड़ी की जानकारी दी। चूंकि ड्रीम लाइनर का प्लेन उस वक्त समंदर के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए पायलट ने पहले प्लेन का वेट कम करने के लिए फ्यूल कम किया, ईंधन को समंदर में गिराया और इसके बाद वापस लैंड किया। तीसरी घटना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में हुई। लुफ्तांसा एयरलाइन के बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर में कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आया, लेकिन इस विमान में बम होने की धमकी मिली, इसलिए इस फ्लाइट को भी वापस फ्रैंकफर्ट में लैंड कराया गया। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक हादसा होते होते बच गया। हालांकि इसमें ड्रीम लाइनर इन्वॉल्व नहीं था। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के प्लेन के पहिए में टेक्निकल प्रॉब्लम आई। टचडाउन होने के तुरंत बाद टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। पायलट ने ATC को खबर दी। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हो गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 20 मिनट में स्थिति पर काबू पा लिया। जांच एजेंसियां अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने में लगी हैं। आज दिल्ली में यूनियन होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर समेत DGCA, BCS और कई दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर शामिल हुए। जल्दी इस कमेटी के मेंबर्स क्रैश साइट विजिट करेंगे। हालांकि अब तक यह पता लगा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ड्रीम लाइनर की पावर सप्लाई में दिक्कत आई थी, इसलिए हो सकता है कि हादसे की वजह यह रही हो। लेकिन पावर सप्लाई में दिक्कत क्यों आई? क्या उसकी वजह से लैंडिंग गियर ने काम करना बंद कर दिया? क्या पावर सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गई थी? क्या इसकी वजह से इंजन फेल हो गए थे? विमान के सारे सिस्टम चूक हो गए थे? इन सारे सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के साथ साथ आज केदार घाटी में हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की भी बहुत चर्चा है। पिछले 1 हफ्ते में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। पायलट समेत 13 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। कल जो हादसा हुआ वो गौरीकुंड और त्रियुगी नारायण के बीच घने जंगलों में हुआ, जब कोहरे और तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो बैठा और क्रैश हो गया। आज होम मिनिस्ट्री ने जनगणना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंसस 2 फेज में होगा। पहले फेज में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक जनगणना होगी, जबकि दूसरे फेज में देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 तक डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्शन का काम भी 2 फेज में होगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा, दूसरे फेज में
हर घर में रहने वालों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार डेटा कलेक्शन का पूरा काम डिजिटल होगा। एक एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन जनगणना करने आए कर्मचारी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहता है तो उसका भी प्रोविजन किया गया है। आज जैसे ही जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। चलते चलते आपको मौसम का हाल बता दूं, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। नॉर्थ केरल में हालात काफी खराब हैं। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए केरल के 11 जिलों में सोमवार को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, पालघर और रायगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है।